Hello guys, welcome back. This is the fifth part of our revision session on corporate management accounting से एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस है। फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले जो 4 वीडियोस था उसमें हमने 60 MCQ सॉल्व किए और कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। एंड इन दिस वीडियो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज शेयर कैपिटल वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे, प्लस 25 MCQs इसमें भी सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो टारगेट था कि मोर देन 100 MCQ सॉल्व करना, अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट आना बाकी है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, ये जो फिफ्थ पार्ट है ना, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑन आर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और उसमें एक 1 आवर अराउंड का एक वीडियो आएगा जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन गुडविल, ये आ जाएगा उसके अंदर। तो कुछ और क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको करने के लिए मिल जाएंगे। सो विद दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आई एम समीर एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स की वाणी। लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ओके, चैप्टर क्या है? शेयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इम्पॉर्टेंट तो है। अब जितना जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमने क्लास में किए, जो हमने नोट्स किए, जो हमने कंसेप्ट्स को पूरा लर्न किया, दोज आर डिफरेंट थिंग। ठीक, वो हमको पूरा चैप्टर को ओवरऑल लर्न करने में इजी कराता है, वो कंसेप्ट्स को सीखने में हमको हेल्पफुल होता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे। चैप्टर का कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसी को उठाएंगे, बट बी एश्योर्ड के MCQs हर कंसेप्ट से उठा के या मिला के MCQs बनाए हुए हैं, लेकिन जो थियोरेटिकल डिस्कशन है उसको हम लिमिटेड रखेंगे टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। ओके, अगर आप शेयर कैपिटल का बात करेंगे ना बेटा, तो फॉरफीचर एंड री इशू ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर है, तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं। अब ये फॉरफीचर या री इशू तब तक ख़त्म नहीं हो सकता, या तब तक स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस आपको ना पता हो। ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो है, इसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एरियर पे इंटरेस्ट 10%, एडवांस पे इंटरेस्ट 12%। एरियर का इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम, एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी। ओके, दीज आर ऑल MCQs, थियोरेटिकल MCQs हो सकते हैं इसमें। कॉल्स इन एरियर डिडक्ट करते हैं हम पेड अप कैपिटल से, और ये जो कॉल्स इन एडवांस है ये हमारा कंपनी का एक्सपेंस है। ओके, चले आगे आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा फॉरफीचर का। फॉरफीचर में बेटा, अच्छा, फॉरफीचर कब होता है? जब कॉल्स इन एरियर हो। दिस कॉल्स इन एरियर लीड्स टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये फॉरफीचर में करते क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर 10 रुपये का शेयर है, उसमें से फॉर एग्जांपल 4 रुपीज़ पर शेयर शेयर होल्डर ने पे कर दिया, 6 रुपीज़ पर शेयर शेयर होल्डर वॉज अनेबल टू पे, राइट। कॉल्ड अप पूरा था, 10 का 10 हमने कॉल कर दिया था, जिसमें 4 रुपये शेयर होल्डर दे दिए, 6 रुपये शेयर होल्डर दे नहीं पाया। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड एंड दिस इज द कॉल्स इन एरियर, राइट। तो अब आपको एक फॉरफीचर वाला क्वेश्चन जब MCQs आएंगे, आपको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करना है। कौन सा? कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, अमाउंट रिसीव्ड क्या है, और कॉल्स इन एरियर क्या है। ठीक है सर, 10 का 10 ही तो कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये 10 कॉल्ड अप वैल्यू तब हो रहा है जब आप फॉरफीचर का जो डिसीजन है ना, वो फाइनल कॉल के बाद ले रहे हो। क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर दे नहीं पाया, इसलिए हमने फॉरफिट किया। फर्स्ट कॉल मनी शेयर होल्डर दे नहीं पाया, इसलिए बिफोर मेकिंग द फाइनल कॉल हमने फॉरफिट कर लिया। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज और फेज ऑफ टाइम वेयर द कंपनी वांट्स टू फॉरफिट द शेयर्स। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, ये हमेशा 10 रुपये का हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमको हमेशा कैलकुलेट करना है। कॉल्ड अप वैल्यू,
कितना अमाउंट रिसीव्ड है, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव हो गया उसी को ही हम फॉरफिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर में वही अमाउंट जाने वाला है। कॉल्ड अप वैल्यू जो है उतना ही अमाउंट से कैपिटल को रिडक्शन करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो जो जनरल एंट्री पास करेंगे उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू जाएगा। ओके, कॉल्स इन एरियर जो है वो हमारा, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर अराइज होता है तो क्या एंट्री होता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल, ठीक है, रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट में तो कॉल सीनियर टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में कॉल सीनियर टू फर्स्ट कॉल, इस तरह होता है। तो ये जो कॉल सीनियर डेबिट बैलेंस यहाँ पे रहता है, जब आप फॉरफिट करोगे तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर फॉरफीचर कॉल सीनियर को बुक्स में दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। इज इट ओके? तो ये 3 अमाउंट अगर आपने निकाल लिया फॉरफीचर में तो आपका फॉरफीचर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी पड़ जाता है। जनरल एंट्री ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अगर पार में इशू हुआ तो नॉर्मल जनरल एंट्री है, ठीक है। अगर जो शेयर जो आप फॉरफिट करने वाला वो प्रीमियम में इशू हुआ था तो इसका 2 कंडीशन बनता है, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम ड्यू बट रिसीव्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर से फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट में आपने प्रीमियम मांगा, ठीक है, और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कॉल्स में जाकर डिफॉल्ट किया, ठीक, तो उस केस में प्रीमियम ड्यू भी हुआ और रिसीव भी हो गया। लेकिन सर अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, कॉल्स का पैसा भी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट जब ड्यू होता है तब सिक्योरिटी प्रीमियम भी ड्यू हो गया, बट क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। इन दिस केस प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इज इट ओके? तो दोनों में डिफरेंस क्या है जनरल एंट्री में? जब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है तो जनरल एंट्री में एक्स्ट्रा ये इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो डेबिट होके आता है, और जब ड्यू एंड रिसीव्ड हो जाता है उसको कैलकुलेशन में ही नहीं लाते, पार वाला सिचुएशन हो जाता है फॉरफीचर का एंट्री। ये 3 एंट्री क्लियर होना चाहिए आपका। आगे चलते हैं। अब ये जो फॉरफीचर हुआ फिर उस शेयर को री इशू करते हैं। री इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट में हो सकता है। जनरल एंट्रीज आर क्लियर। मुझे डिस्काउंट को लेके थोड़ा सा बात करना है। ओके, जब री इशू, अच्छा जनरली हमको तो पता है शेयर को डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस दीज शेयर्स आर स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो बारिंग द फैक्ट कि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं है, इन दैट केस आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, बट री इशू डिस्काउंट में आप कर सकते हो। लेकिन कितना तक का डिस्काउंट परमिटेड है? एक ये जो ऊपर वाला एग्जांपल था, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का फेस वैल्यू था, 4 रुपये जो शेयर होल्डर वो दे दिया, 6 रुपये का कॉल सीनियर था। जितना दे दिया, ये जो अमाउंट रिसीव्ड है यही शेयर फॉरफीचर में जाता है, शेयर फॉरफीचर में यही गया, ठीक है। तो पर शेयर अगर 4 रुपये का शेयर फॉरफीचर हमने किया, मतलब अमाउंट रिसीव्ड अर्लियर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू, ये शेयर को जो फॉरफिट करने के बाद जो री इशू कर रहे हो, मैक्सिमम ये 4 रुपये का ही डिस्काउंट होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। और जितना भी हम री इशू में डिस्काउंट देंगे वो फॉरफीचर से ही एडजस्ट होगा। सो से फॉर एग्जांपल एक ही शेयर था जिसका 10 रुपये का प्राइस था, ठीक है, 4 रुपये फॉरफीचर में गया, 6 रुपये कॉल सीनियर एडजस्ट हो गया, और ये एक शेयर को से फॉर एग्जांपल आपने 9 रुपये में री इशू कर दिया, ठीक है। तो 1 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आया, ठीक। अब यही शेयर को हमने फॉरफिट किया था, 4 रुपये हमने शेयर फॉरफीचर में डाला था, इट इज़ ए कैपिटल प्रॉफिट। वही एक शेयर को आपने 9 रुपये में री इशू भी कर दिया, तो 1 रुपये का लॉस हुआ वहाँ पे, लेकिन ये जो लॉस है ये 4 रुपये से एडजस्ट होगा, क्योंकि ये वही शेयर है जिसको हमने फॉरफिट करते वक्त 4 रुपये का प्रॉफिट किया था। तो रेस्ट जितना हुआ, मतलब 4 रुपये का शेयर फॉरफीचर था, 1 रुपये का जो डिस्काउंट जो लॉस है वो शेयर फॉरफीचर से ही एडजस्ट हुआ, तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना बच गया? 3 रुपये। ये जो है ना, यही कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होता है। आई थिंक द होल आइडिया इज क्लियर। तो डिस्काउंट में जब री इशू करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स करके नहीं आता, जितना डिस्काउंट का पोर्शन है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करके कर देते हैं, जो यहाँ पे 1 रुपये है। इज इट ओके? टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैक्सिमम डिस्काउंट, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बनते हैं। कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड, जो 4 रुपये ऊपर का एग्जाम्पल था, ओके।
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज डैम इजी, यही चीज़ अभी ऊपर बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। ये जो शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का इश्यू, फॉरफीचर एंड री इशू, इसको लेके जो कंसेप्ट हमको बात करना था वो यहाँ तक ही था। एमसीक्यूज करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, अब अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देखेंगे ना, तो जनरलिटी, इंपॉर्टेंट जनरलिटीज ये तीन है, जो तीन यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने। पहले ये जो है, ये प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंसेस होता है तो 20 ईयर्स का टाइम रहता है, मतलब विद इन 20 ईयर्स आपको, आपके पास अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आपको रिडीम करना है। ओके, बट ये 30 तक भी जाता है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो रिडेम्पशन ड्यू हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, उसके बाद दो चीज़ें होंगी, यहाँ पे सीआरआर का बात होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्यों करते हैं हम? जितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर दिए, बैलेंस शीट में कैपिटल उतना रिड्यूस हो गया, इसके अगेंस्ट में अगर आपने फ्रेश इशू करके उतना ही कैपिटल जनरेट कर लिया तब सीआरआर बनता ही नहीं है। दैट इज टू से कि फ्रेश इशू से ही सारा रिडेम्पशन आपने कर दिया तो उस केस में सीआरआर नहीं बनता। बट अगर आप फ्रेश इशू नहीं करते, से फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का था, आपने 1 लाख का पूरा फ्रेश इशू कर दिया, इस केस में ना सीआरआर नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। दूसरा केस, फ्रेश इशू हुआ, मान लो से फॉर एग्जांपल 90,000 का फ्रेश इशू हुआ, तो बाकी जो 10,000 का शॉर्टफॉल रह गया ना, ये 10,000 का सीआरआर बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 60,000 का फ्रेश इशू किया तो शॉर्टफॉल कितना रह गया? 40 रह गया। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट कि बैलेंस शीट में रिडेम्पशन के बाद 1 लाख रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि ये कैपिटल रिड्यूस हुआ तो उसको मैकअप करने के लिए या मैचअप करने के लिए अगर आपने फ्रेश इशू कर लिया देन वेल गुड, लेकिन अगर फ्रेश इशू नहीं कर पाए, शॉर्टफॉल रह गया, जितने का शॉर्टफॉल रह गया उतने का सीआरआर तो आपको बनाना ही होता है। अब ये जो सीआरआर बनता है, सीआरआर कहाँ कहाँ से आता है? सीआरआर सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से आएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट सरप्लस, दो बार पीएल अकाउंट हो गया, माई मिस्टेक, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, ये आपका सीआरआर का ट्रीटमेंट हो गया। ओके, लास्ट जो जनरल एंट्री है वो ये है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो एडजस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके मुझे कुछ डिस्कस भी आगे करना है। क्या है, पहले हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बैलेंस शीट में है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसी से ही राइट ऑफ करेंगे, नहीं है या इनसफिशिएंट है तो पीएल, सरप्लस या जनरल रिजर्व को ले सकते हैं। इज इट ओके? आगे चलते हैं। अभी जो सेक्शन 52 वाला जो डिस्कशन है, इसको लेके थोड़ा सा पॉइंट है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस जो बैलेंस शीट में है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। 52 क्या बोलता है, बोनस शेयर इशू करते हो वहाँ पे कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स को राइट ऑफ कर सकते हो, बाईबैक इशू, बाईबैक ऑफ शेयर्स जो कर रहे हो आप उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरा यूज कर सकते हो। और लास्ट में क्या बोला, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, राइट? बाईबैक में प्रीमियम होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 52 में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रीमियम ऑन बाईबैक को ही सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हो या राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस के साथ, ऐसा नहीं है। बाईबैक के केस में पूरा अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ बोला क्या, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ही अमाउंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस से यूज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन है, ठीक है। सेक्शन 52 यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके,
आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 133 जो कंपनीज एक्ट का है। जो भी कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, वो कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस को यूज करने का ये 3 ऑप्शन दिया। ठीक है, कौन कौन से? बोनस शेयर्स, डिस्काउंट को एडजस्ट करेंगे, बाय बैक कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मेंशन उसने नहीं किया। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। सेक्शन 133 क्या बोलता है? सारे जो कंपनीज हैं सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ऐसा कौन सा कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होता? सब पे होता है। तो क्या कोई भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर सकता? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि वो कंपनी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया हुआ है, वो लोग प्रीमियम और रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। व्हाट इफ कि अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना वो इन वायलेशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना, मतलब अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया है, देन आप वो कंपनी बन गए जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बना। इन दैट केस ओनली आप सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करना है तो आप वायलेट करते जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ऐसा बात नहीं है। बात को समझना है बस। ये जो राइटिंग है, ये जो प्रोविज़न है, इसको मैं समझाने का ट्राई कर रहा था कि वो कंपनीज जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं, वो लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों के माइंड में, कुछ क्या ऑलमोस्ट सब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने जितने क्वेश्चंस हमने जो लाइव क्लास किया हुआ था उसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो सब में तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया। यस, आई एग्री। बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस इस एजम्पशन पे बेस्ड थे कि वो जो कंपनीज थे उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाए हुए, उस एजम्पशंस के साथ। क्योंकि देखिए ये जो रूल है, ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न रिसेंटली आया है, ठीक। और ये जो क्वेश्चंस जो कंपाइल मैंने करके दिया, या आपको ऑलमोस्ट सारे बुक्स में मिलेंगे, ये पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। तो वो उस टाइम पे ये सारे रूल्स का मॉडिफिकेशंस नहीं था, तब प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर पाते थे। तो क्वेश्चंस बहुत सारे पहले के ही थे जिसके हिसाब से आंसर्स उस तरह के हैं। जनरली आपका जो क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में भी आपको उसी पर्पज़ के साथ ही सॉल्व करना है। आपको ये जो डिस्कशन है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल दे, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल दे, तब तक आपको यही सोचते हुए चलना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम रिडेम्पशन और प्रेफरेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक का जो डिस्कशन है ये थियोरेटिकल डिस्कशन था फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट। ये इक्विटी शेयर का शेयर फॉर फीचर वगैरह जो हमने पढ़ा, रिडेम्पशन का पार्ट किया, ठीक है आपको। लेकिन ये दोनों तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको और क्या क्या करना है? अंडर राइटिंग आपको करना है, ठीक है। बोनस और बाईबैक, हालांकि क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें और डिस्कशन भी कर लेंगे, इससे भी मैंने क्वेश्चन रखा है। ये जो 3 चैप्टर है, और हाँ ईसॉप, इसका भी क्वेश्चन है, बट स्टिल आपको जितना हमने क्लास में किया हुआ था, जो नोट्स किए हुए थे, वो ज़रूर आपको रेफ़र करना है। बट ये दोनों को, शेयर फॉर फ्यूचर और रिडेम्पशन वाला पार्ट, ये दोनों को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बल्क ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। बट ये सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। छोटे छोटे चैप्टर में बहुत ईजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ओके, आगे चलते हैं, एमसीक्यू पार्ट पे आते हैं। बहुत जल्दी एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा हमको, बहुत ध्यान से देखें, थोड़ा सा फास्ट पेस रखेंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि 4,500 शेयर्स थे 10 रुपये वाले, जो कि 40% प्रोरेटा में इशू किए गए, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अच्छा अलॉटमेंट मनी में 6 रुपये है, ठीक है, जिसमें प्रीमियम 2.5 का है। तो अगर हम बात करेंगे कैपिटल का पार्ट तो 3.5 का कैपिटल है। लास्ट कॉल जो फाइनल कॉल 3 रुपये का है, तो अगर आप इसको देखोगे 3.5 का शेयर अलॉटमेंट, 3 रुपये का कॉल, तो ऑब्वियसली सर बाकी 3.5 जो है वो आपका एप्लीकेशन का पैसा है, ठीक है। 2.5 का जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। इज इट ओके? डन, कोई दिक्कत नहीं है। 40% प्रो रेटा बेस हुआ है, ठीक है। और ये जो 4,500 है, दीज आर द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब ये अलॉटेड शेयर्स हैं। जब भी आपको प्रोरेटा आ जाए, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, सर अलॉटेड 4,500 है, प्रोरेटा में हुआ है, तो इससे ज़्यादा का एप्लीकेशन हुआ होगा। क्यों ऐसा जानना है? क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एक एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द अमाउंट ड्यू एज सिक्योरिटी प्रीमियम, ये लाइन का मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। सर एक बार और बताएं, जितना एक्सेस मनी आएगा उसमें से पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ड्यू अमाउंट है उसको एडजस्ट कर देंगे। दैट मीन्स अलॉटमेंट में जितना सिक्योरिटी प्रीमियम हम ड्यू कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन के टाइम पे जितना एक्सेस मिला उससे पहले एडजस्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर से मिल जाएगा एटलीस्ट। ओके, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते कैलकुलेशन में। इज इट ओके? ओके, सो एकदम क्वेश्चन इजी है, साथ में सोल्यूशन दिया हुआ है। आई गेस आप लोग को ये समझ में आ ही जाना चाहिए, पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ ये सोल्यूशन आपके सामने है, आपको ये आ जाना चाहिए समझ में। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम आपके सामने है। ओके, और ये सेम कॉपी जो पीडीएफ का है वो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। ओके, एक और चीज़ है, डिवेंचर वाला जो हमने लास्ट क्लास किया था उसका भी डिस्क्रिप्शन चेक करें, जो पीडीएफ नोट है वो अपलोड हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं होना चाहिए दिक्कत वैसे। ओके, फॉरफीचर का ही क्वेश्चन है। अगर आप इश्यू प्राइस देखेंगे तो 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू, 3 रुपये का प्रीमियम, तो 13 रुपीज़ का इश्यू प्राइस है, जिसमें आपका जो एक सेकेंड, आउट ऑफ दिस 3200 शेयर्स आर रीइश्यूड, प्रीमियम कहाँ गया, हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5 रुपये का, तो कॉल सिनेरियर यही हो गया। तो अगर आप फॉरफीचर का, ये कैपिटलिज्म में कितना जाएगा वही पूछ रहे हैं, तो हमको फॉरफीचर से ही स्टार्ट करना है। फॉरफीचर में 3 चीज़ें हमको ढूंढना है। पहला क्या? कॉल्ड अप, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2.5 रुपये आपका कॉल सिनेरियर है, तो आपने कॉल कर दिया, कंपनी ने लास्ट कॉल फाइनल कॉल तक कर दिया है, तो 10 रुपये का जो है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये जो 10 रुपीज़ पर शेयर, सॉरी, ये आपका कॉल्ड अप वैल्यू है, ठीक। 5,000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा। ओके, कॉल सिनेरियर में लास्ट कॉल का पार्ट है 2.5 रुपीज़ पर शेयर, 5,000 शेयर्स हैं। फॉरफीचर में कितना आएगा ये बहुत ध्यान से, सर सीधा सीधा बात है, 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, 3 रुपये का प्रीमियम था। क्या अलॉटमेंट में आपने डिफ़ॉल्ट किया? नहीं, तो अलॉटमेंट में सारा पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया, मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो गया। तो इन दिस केस सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव्ड, तो इन अगर आपका प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव हो गया हो तो आपका जो फॉरफीचर वाला पार्ट है ना, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई एंट्री नहीं होता, कैलकुलेशन में ही नहीं आता, पार वाला सिचुएशन हो जाता है। इज इट ओके? तो अगर 10 रुपये में से 2.5 रुपये आपका कॉल सिनेरियर है,
तो बाकी 7.5 रुपीज़ क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा 5,000 शेयर्स का। दैट्स इट, डन। आपको ये शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री है, ये कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री है। आई होप अगर आप देखोगे तो आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए। 7.5 रुपये का शेयर फॉर फ्यूचर क्या मतलब, इतने का प्रॉफिट था। आपने उसी शेयर्स को ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड में आपने री इशू कर दिया। अब 8 पर शेयर में क्या मतलब, 2 रुपये का डिस्काउंट आया है इसमें। ये 2 रुपये का डिस्काउंट ये 7.5 रुपये के साथ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 3200 शेयर्स में 7.5 रुपये, टोटल 5,000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसमें से 3200 जो आपने री इशू किया, उस 3200 में भी 7.5 करके ही ना फायदा हुआ है। तो 7.5 पर शेयर का फायदा था, 2 रुपये का नुकसान हो गया, तो 5.5 रुपये बाकी बचे। उतने का शेयर फॉर फ्यूचर में 3200 शेयर्स के लिए बैलेंस बच जाएगा, जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा। सर 3200 के लिए हो गया, बाकी 1800 का वो वैसे ही एज इट इज पड़ा रहेगा, बाद में इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। ये आपका होमवर्क रहेगा, डू सॉल्व, जरूर सॉल्व करें इसे। और क्वेरीज आपका अगर कुछ इसमें रहेंगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, ये बायबैक से रिलेटेड है, ज़रूर इसको रिवाइज करें और देखें ज़रूर। ये मुझे थोड़े, ये तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस वैसे भी हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं सारे, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट लगे इसलिए साइड में मैंने रख लिया, उसके ऊपर डिस्कशन कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ओनली। क्या पूछा, एक सेकेंड, जिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, उसका प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड आउट। ऑब्वियसली सर क्या प्रॉफिट ओनली, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, आंसर इसका 56,000 होगा, एकदम इजी है, मतलब कोई कैलकुलेशन ना करके भी आपको ये आंसर दिख रहा है। आई जस्ट वॉन्ट के जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। इन केस ऑफ डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो। ये उतना इम्पोर्टेंट या उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं था जिसको सॉल्व करने का मैंने ज़रूरत समझा इस वीडियो में, बट या अगर आप लोग को दिक्कत इसमें हुआ तो डू लेट मी नो। ओके, आगे चलते हैं। 1 साल के अंदर बायबैक खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कॉल सिनेरियो शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, डिस्कस हो चुका है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू। जितना कॉल्ड अप हो चुका है, वो जो 3 अमाउंट हम निकालते हैं उसी के ऊपर बात है, ये डेबिट करेंगे। ओके, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शैल नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, हमने ऊपर अभी भी डिस्कस किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों आइडेंटिकल हैं, बस वर्डिंग्स अलग है। When the forfeited shares were originally issued at premium, the maximum permissible discount on reissue, सर प्रीमियम में इशू हो ओरिजिनली या पार में इशू हो ओरिजिनली, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू में कितना डिस्काउंट दे सकते हैं आप, उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितने का फॉरफिट किया। इज इट ओके? तो दोनों का लैंग्वेज अलग है बट आंसर सेम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 5,000 शेयर्स थे मेरे पास, ठीक, 10% प्रीमियम में आपने उसे इशू किया, अलॉटमेंट में ये हमने मांगा, कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹3। तो अगर एप्लीकेशन देखोगे 3 रुपये का, अलॉटमेंट आगे चल के बोला है एंड अलॉटमेंट मनी 4,500 का आपके पास आ गया, 4 रुपये करके अलॉटमेंट मनी है जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पूरा 10 रुपये का हिसाब देखेंगे, एप्लीकेशन में तो 3 आ गया, ठीक, इसमें 1 रुपये, ये जो 4 रुपये, इसमें 1 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है,
तो 3 रुपये कैपिटल का पार्ट है, तो 3 + 3 = 6। तो बाकी जो 4 रुपये बच गया वही हमारा कॉल का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, आगे चलते हैं। फॉरफीचर का ही बात है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शैल बी, तो हमको कॉल्ड अप वैल्यू का इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, कॉल्ड अप वैल्यू का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तीनों का ही कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया, कॉल्ड अप, कॉल सिनेरियर एंड शेयर फॉरफीचर। और क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अलॉटमेंट मनी है तभी हमने शेयर फॉरफिट कर दिया, तो इट मीन्स फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया हुआ है। अगर फाइनल कॉल नहीं किया हुआ है तो कॉल्ड अप वैल्यू जब निकालेंगे तो ₹6 पर शेयर ही आएगा, क्योंकि फाइनल कॉल लास्ट का 4 रुपये का था। इज इट ओके? तो कॉल्ड अप वैल्यू आ गया 6 रुपये का, 500 शेयर्स। ओके, एक सेकेंड, 5000 शेयर्स हैं। ओके, 500 शेयर्स ही फॉरफिट अपने किया, तो 6 रुपये का कॉल्ड अप है, कॉल सिनेरियर में 4 रुपये करके आ गया पूरा। ओके, और यहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन है, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और फॉरफिचर में कितना हो जाएगा, ₹3 जो एप्लीकेशन वाला पैसा है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जनरल एंट्री भी आपके सामने क्लियर है। ओके, विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बस मैंने साइड में ऐसे कैलकुलेशन करके दिया भी है, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। होमवर्क है स्टिल। इन केस ऑफ कंसर्न्स प्लीज डू mention in the comment boxes. Okay, we'll move forward. Question number 16, redeemable preference shares है हमारे पास 2 लाख के, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो गया, 2 लाख। फ्रेश इश्यू ऑलरेडी 80,000 का आप कर चुके हो, तो बाकी जो 1,20,000 है उतने का ही CRR बनेगा, क्योंकि इतने का ही शॉर्टफॉल है। यही चीज़ को लेके हम आज के क्लास में डिस्कस भी वैसे भी कर रहे थे। ईजी है, बट कंसेप्ट को कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली द केस कि आपको बस प्रॉफिट वाला एंगल ही समझना है कि सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, उतने का ही CRR बनाना है। बनाना वही है, बट इसके 2 एंगल हैं, एक प्रॉफिट साइड से भी समझ सकते हो, एक कैपिटल साइड से भी समझ सकते हो। इन द लाइव क्लास हमने दोनों चीज़ को लेकर डिस्कशन किया था। तो आपको बस सोचना ये है, कितना कैपिटल रिडीम हो रहा है तो उतना कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। इन रिटर्न आपने अगर फ्रेश इशू किया तो कितना नॉमिनल वैल्यू या कितना कैपिटल रेज हो रहा है। शॉर्टफॉल है क्या, जितना शॉर्टफॉल है उतने का CRR वैसे भी बनाना है। इज इट ओके? तो 1,20,000 इज योर आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जनरल रिजर्व है, 18 का अनक्लेम डिविडेंड है। आई होप द रीजन इज प्रिटी मच क्लियर टू यू गाइज, क्योंकि अनक्लेम डिविडेंड जो है वो फ्री रिजर्व नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देन, प्रेफरेंस शेयर्स है 2.5 लाख का, फिर से फ्रेश इशू हो गया 1,50,000 का। ये सब जो है ना, ये मीनिंगलेस हो जाता है जब क्वेश्चन में CRR पूछता है। तो वैसे भी प्रीमियम को लेकर कोई बात CRR में नहीं होता है, तो बच्चे फिर भी सोचने लगते हैं, जिनका कंसेप्ट ठीक नहीं होता है या क्लियर नहीं होता है, बच्चे फिर भी सोचने लगते हैं कि इसका क्या करने का। आपको बस ध्यान रखना है CRR कैसे बनता है और किस अमाउंट से बनता है। ओके, 1 लाख इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या बोला, द बैलेंस अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। CRR है, ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, PL अकाउंट डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट अलाउड या अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स। ये आते ही आपको एक चीज़ समझना चाहिए, बोनस शेयर फ्री रिजर्व से हम लोग फ्री रिजर्व को यूटिलाइज करके बोनस शेयर देते हैं, ठीक है। अब ये फ्री रिजर्व में जो CRR हम बनाते हैं ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बायबैक के केस में या रिडेम्पशन के केस में, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर्स देने के लिए। लेकिन PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है या रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, these cannot be utilized for the purpose of bonus shares। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में कि क्या पूछा, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स, दैट इज 55,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आराम से देखें, कोई फॉरफीचर वाला ही केस है। ₹8
पर शेयर कॉल्ड दे दिया तो कॉल्ड वैल्यू में यही आएगा। ₹5 पर शेयर रिसीव्ड दे दिया तो शेयर फॉरफीचर वाला जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें ₹5 पर शेयर आएगा। फॉरफिट कर रहे हैं, आउट ऑफ दोज फॉरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स को आपने री इशू किया, ₹9 में ₹1 का डिस्काउंट दिया, फुल्ली पेड है। द अमाउंट टू बी, अच्छा ये जो फुल्ली पेड वाला सिचुएशन है या डिस्काउंट वाला सिचुएशन, इसको लेके बहुत अच्छे से कंडीशन वाइज करके हमने क्लास में भी समझा था। डू रेफर दोज नोट्स। ओके, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एकदम इजी वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। 400 शेयर्स को फॉरफिट करना है, कॉल्ड अप में 8 इंटू 400, कॉल सीनियर में 3 इंटू 400, शेयर फॉरफिचर में 5 इंटू 400। अमाउंट यहाँ से निकल गया। अब ₹5 एक शेयर का प्रॉफिट हुआ। अब ये 400 शेयर्स पे था, ठीक है। 300 शेयर्स को री इशू किया ₹1 का डिस्काउंट में, तो ₹1 का लॉस है, ₹5 का प्रॉफिट था, एडजस्ट हो गया तो ₹4 का अभी भी बचा। इज इट ओके? तो 4 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट बचा, मतलब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा, इंटू 300, 1200 का कैपिटलिज्म में जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। इज इट ओके? आपको 300 शेयर्स री इशू किया तो 300 शेयर्स पे शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना था? ₹5 करके 1500। अब यही 300 शेयर्स पे आप जब डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? ₹1 करके 300। नेट में आपका कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? 1200। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जनरल नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ये भी ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईसॉप का क्वेश्चन है। ये हमारा जो नॉर्मल क्लास हुआ था ना, उसका जो पीडीएफ है, उसमें जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं उसी के ऊपर है। एक ही एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, आपका ईसॉप का डाउट्स या ईसॉप का जो रिवीजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ईसॉप को लेकर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी आप आराम से क्रैक कर लोगे इस एक क्वेश्चन से। सो डू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस में रखेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। अपना जो ईसॉप वाला क्वेश्चन, उसी से ही 2 क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें और आपका ये दोनों आंसर भी उसमें से आ जाएगा। सो दिस वाज द एंड टू आवर शेयर कैपिटल वाला सेगमेंट, जिसमें हमने 25 MCQs को इंक्लूड किए। सो टिल नाउ 85 MCQs हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड और बीन मेड अवेलेबल टू यू गाइस। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अराउंड 38 मिनट्स हमने लिया, जिसमें शेयर कैपिटल जैसा बड़ा चैप्टर, उसमें 25 MCQs, इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करना, ये सारा चीज़ को कवर किया है हमने इस कम से कम टाइम में। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड या दिस इज़ द एंड टू आवर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर होगा, उसको भी यही तरीके से हम लोग डील करेंगे, कम से कम टाइम में। वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ को हम लोग सीखेंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सारा पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर वाचिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस।